जब किसी मिरर से कोई इंसिडेंट रे टकराए तो क्या कहते हैं, उसका जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो बराबर रहेगा, और जो इमेज है वो वर्चुअल या रियल दोनों तरीके से हो सकती है। तो देखो ध्यान से, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि अगर कभी भी लाइट जो है वो किसी भी सरफेस पे अगर टकराती है तो कितने तरह के फिनोमेना होते हैं? तीन तरह के फिनोमेना होते हैं। कौन कौन से? तो एक था हमारे पास रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या था हमारे पास? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। और तीसरा क्या था? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये तीन तरह के फिनोमिना होते हैं, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं किसको? रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे पहले, फिर रिफ्रैक्शन को। हम एब्जॉर्प्शन वैसे 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? सो व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एंड इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, ठीक है, making same angle with the normal, then this phenomena is known as reflection, जिसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? दो थे हमारे पास। पहला क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। हमने बेसिक रूल्स पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम अब आगे करते हैं, है ना, जिसके अंदर है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर क्या है यहाँ पे? आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड एफ क्या है इसमें? एफ इज द फोकल लेंथ। तो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन को हम डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा है। तो यहाँ पर टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये डायग्राम हमने बना रखा है यहाँ पे। इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले यहाँ देखो, ये कौन सा मिरर है बताओ जरा, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? यहाँ पे जो हमने बना रखा है कौन सा? कॉनकेव। ये है कॉनकेव, ठीक है। इसका आउटर सरफेस जो है वो हमने पेंट कर रखा है। तो यहाँ पे केव, केव वर्ड से याद रखना, केव जैसे बन रहा है यहाँ पर गुफा टाइप में, तो इसको हम बोलते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अब हमें बनाना है इमेज, है ना। इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करा हमने? हमने मान लिया यहाँ पर कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इन्फानाइट पर है। इन्फानाइट से रेज कैसी आती हैं? पैरेलल रेज आती हैं। और पैरेलल रेज कहाँ मीट करती हैं? फोकस पे। तो हमने तीन रूल्स पढ़े थे, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के। पहला, इनफाइनाइट से अगर रेज आएंगी तो कहाँ मीट करेंगे? फोकस पे। और फोकस पे ही अगर मान लो ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रे डायरेक्टली पोल पर टकराती है तो जितना एंगल वो नॉर्मल के साथ बनाएगी उतना ही आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो बना करके लौट जाएगी, ठीक है। सेम एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, जो कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है। तीसरा क्या था हमारे पास रूल इमेज फॉर्मेशन में, कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिटर्न चली जाएगी टकराने के बाद, ठीक है। तो ये तीन रूल हमें याद रखने हैं कभी भी इमेज को हमें फॉर्म करना है तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, हमें रिलेशन चाहिए आर और एफ के बीच में, तो उसके लिए हमने यहाँ पर मिनिमम, देखो मिनिमम हमें दो रेस तो चाहिए होंगी, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहली जो रे ली है मैंने यहाँ पर, वो ली है पैरेलल रे, यानी कि मान लिया कोई हमारा ऑब्जेक्ट जो इन्फिनाइट पे, तो वहां से बहुत सारी रेज आ रही होंगी। तो यहाँ से एक रे आई, ये इस तरह से पैरेलल, ये जो हमारे पास रे है ये इस तरह से पैरेलल आई। और अगर ये पैरेलल आई है तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस। तो ये फोकस हो गया तो इस तरह से ये चलेगी। तो यहाँ पर ये हमारी जो रे है, ये इंसिडेंट रे, ये ऐसे आई, इस पे टकराई, और टकराने के बाद कैसे चली गई? इस तरह से, देखो फोकस से होके चली गई ना। अब दूसरा रे हम बनाना चाहते हैं क्योंकि हमें मिनिमम दो तो रेज डालनी पड़ेंगी इस पे, है ना। तो इसीलिए एक रे हमने कहाँ से पास करा? सी से। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये हमने सी से पास करा एक रे, और ये इस तरह से रे गया, यहाँ पे टकराया, और बताओ कहाँ जाएगी? वापस सी से ही होकर के चली जाएगी। तो तुम्हें ये एरो भी बनाने, डायग्राम जो बनाओगे ना उसमें एरो बनाना मत भूलना, इसके कई बार टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं। तो ये जो रह गई सी से, वो सी से ही वापस लौटेगी। तो यहाँ पर
क्या है कि हमने दो रेज की हेल्प से जो है यहाँ पर जो है इमेज को फॉर्म करा है। अब वो इमेज को फॉर्म करा है वो कहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर इसको पीछे की तरफ जैसे कि ड्रॉ करें या मान लो इन्फिनाइट पे कहीं ये कट करेगा वहां पे इमेज बनाएगा। अभी फिलहाल के लिए क्या करेंगे, हमें आर और एफ चाहिए था रिलेशन। तो आर और एफ हमें यहाँ पर जिन ट्राइंगल से मिलेगा वो ट्राइंगल हमें यहाँ पर मिल रहा है। वो कैसे, तो ध्यान दो, मैंने कहा था कि वो डिस्टेंस जो कि हम सी से लेकर के पी के बीच में लेते हैं उसको क्या नाम देते थे, तो उसको हम देते थे आर, जिसको हम क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें एक ट्राइंगल से मिल रेडियस ऑफ सकता है। कर्वेचर। हाँ, हमें एक ट्राइंगल से मिल सकता है। कौन सा ट्राइंगल है वो, ये वाला ट्राइंगल देख सकते हो, ये ट्राइंगल हमें कुछ मिल रहा है, दिख रहा है। तो इस ट्राइंगल का हम यूज कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ आर। हमें आर की वैल्यू अगर चाहिए होगी तो हम इस ट्राइंगल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें फोकल लेंथ भी चाहिए क्योंकि हमें फोकल लेंथ के बीच में भी रिलेशन चाहिए। तो फोकल लेंथ किस ट्राइंगल से मिल सकता है, तो देख सकते हो यहाँ P से लेकर के F तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम दिखाते हैं F से, स्मॉल f से। स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ। F और P के बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये कहाँ से मिलेगा, हमें इस छोटे वाले ट्राइंगल से मिलेगा। तो क्योंकि हमें R और F में रिलेशन चाहिए तो उसके लिए दो ट्राइंगल हमें चाहिए और दोनों के दोनों ट्राइंगल हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसीलिए हम इन दो ट्राइंगल्स की हेल्प से आर और एफ में रिलेशन फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो समझ आए क्या करा हमने डायग्राम में, हमने डायग्राम में दो रेस को इंसिडेंट करा है। एक रे इन्फिनाइट से आ रही है पैरेलली, और ये पैरेलल जो आएगी वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। और दूसरी रे को हमने सी से पास करा, सी से पास किया तो सी से चली गई, जो कि हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल देके जा रही है। कौन से दो ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल से हमें आर की वैल्यू मिलेगी और एक ट्राइंगल से हमें एफ की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर देखो जरा, हम ना दो अजम्पशंस मान के चलते हैं, उनके बारे में पहले ही बताता हूँ। हम जो डेरिवेशन वगैरह कर रहे होंगे उसमें कई बार ये अजम्पशंस आएंगे, क्योंकि लेंस का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू, मान लो जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दूर कहीं है ना, मतलब मान लो लेंस का जैसे चश्मे का जो साइज होता है ना, वो काफी छोटा है एज कम्पेयर टू, मान लो 2 मीटर पे 4 मीटर के डिस्टेंस पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा उसको देख रखे हम। तो उस उस टाइम पर हम क्या मान लेते हैं कि जो एंगल्स बन रहे होंगे यहाँ पर इन लेंसेज के थ्रू, वो सब एंगल ना काफी छोटे होते हैं। मतलब ये जो हमारे ये थीटा वगैरह होते हैं, 2 थीटा, ये सब जो होते हैं एंगल, ये काफी एंगल स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे ऑब्जेक्ट या फिर इमेज। तो उस टाइम पर थीटा अगर स्मॉल होता है तो हम क्या मानते हैं कि जब भी एंगल स्मॉल होगा तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं थीटा। और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम 1। अब ये कैसे, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ मैं। अगर हमारा थीटा स्मॉल होता है, थीटा स्मॉल क्यों, जब भी हम लेंस की बात करते हैं, लेंस मिरर के केस में ना हमारे एंगल काफी ज्यादा छोटे होते हैं क्योंकि उनका साइज एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस काफी छोटा होता है। तो वहां पर एंगल वगैरह को हम स्मॉल मान लेते हैं। अब स्मॉल कितना स्मॉल हो सकता है एंगल, तो एंगल हमारा 0 भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि एंगल इतना स्मॉल है कि हम इसको 0 मान सकते हैं, तो साइन 0 की वैल्यू जानना चाहते हैं हम। साइन 0 कितना होता है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो ध्यान दो जरा, साइन 0 0 देता है। तो इस अप्रोक्सीमेशन से यानी कि यहाँ पर अगर थीटा हुआ तो यहाँ भी क्या देगा, वो थीटा ही देगा। अब कॉस की बात करते हैं। कॉस में अगर एंगल स्मॉल है तो कितना स्मॉल है, 0 ही मान लिया हम। तो कॉस 0 कितना हुआ, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, याद है, कॉस 0 हमारा क्या होता है, 1। तो कॉस 0 1 देता है। तो अगर यहाँ पे थीटा हुआ तो कॉस थीटा वो कितना होगा, वो भी 1 होगा अगर एंगल स्मॉल है। तो ये दो अजम्पशन ना हम मान के चलते हैं कि इफ एंगल इज स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये दो वैल्यू पता है ना, तो तुम मुझे टेन थीटा की वैल्यू भी बता सकते हो। वो कैसे, तो टेन थीटा होता क्या है, टेन होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो अभी हमने बताया कि एंगल अगर स्मॉल होगा तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1। इसका मतलब टेन थीटा भी किसके इक्वल आएगा, थीटा के इक्वल आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ कुछ ऐसे टर्म्स जो इस बीच के डेरिवेशन में आएंगे कि अगर कई बार ऐसा होगा कि जो हमारा एंगल है स्मॉल है, तो साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज थीटा एंड कॉस थीटा कैन बी रिटर्न एज 1। ठीक है, तो ये दो वैल्यू ध्यान में रखना कि हम एंगल्स जब भी स्मॉल लेते हैं तो उस केस में साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं,
cos थीटा को 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ आया चीज सभी को? ये चीज समझ आया? हाँ भैया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम यहाँ पर दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं। कौन से दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं जिसमें आर और एफ आ रहा है? अब कौन से किस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले ये छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं। ये जो हमारे पास है एम, ये जो एम और ये एन और ये एफ, यहाँ से मैंने क्या करा, मैंने एम से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करा है, परपेंडिकुलर गिरा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एम एन एफ जो है ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का हुआ, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। और यहाँ पर ये वाला हमारा जो एंगल है वो कितना है? तो थोड़ा समझो इस चीज को। ये जो हमारी इंसिडेंट रे है ये इस पर टकराई और ये इस तरह से चली, जैसे इस तरह से ये चली गई। यहाँ पर जो पैरेलल आती है वो कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा C से लेकर के M है, CM, ये नॉर्मल का भी काम कर रहा है, यानी ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया जिसको हम एंगल I बोलते हैं। तो ये वाला एंगल कौन सा होगा? हमारा एंगल R। हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है एंगल I इज इक्वल टू R होता है। तो इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। ये चीज क्लियर है कि ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये टकराने के बाद ये इस तरह से लौटा है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन जो होगी ना हमारी नॉर्मल का काम कर रही है। ये जो हमारा आर होता है बेसिकली, है ना, ये नॉर्मल का यहाँ पे काम कर रहा होता है। तो ये वाला थीटा अगर है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ पर मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो देख सकते हो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास? यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर्स दिखाता हूँ तुम्हें एक बार ताकि समझ आ जाए। देखो ये वाली हमारी लाइन है ना, ऐसे गई और इस तरह से फिर बाहर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला ये वाला क्या है लाइन, ये वाला नॉर्मल का काम कर रहा है, तो जितना ये एंगल बनेगा उतना ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो सॉरी, तो ये वाला हमारा एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। तो हम जानना चाहते हैं ये वाला कितना एंगल होगा। तो देख सकते हो ये जितना पूरा एंगल होगा उतना ही ये भी होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये कौन सी लाइन होगी? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये पूरा एंगल कितना हो? थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। तो ये पूरा एंगल है 2 थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। तो ये वाला समझ आ गया, 2 थीटा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी लेना पड़ेगा ना, तो ये बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल मुझे बता दो कितना होगा। तो ये वाला एंगल बता सकते हो कितना होगा? ये जो छोटा सा एंगल है हमारे पास ये कितना होगा? आवाज आ रही है मानसी? थीटा। हाँ थीटा। प्रीति आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ तो बताओ एंगल कितना होगा? ये वाला हमारा एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। क्यों? क्योंकि अब की बार ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। अब ये ट्रांसवर्सल का अगर काम करेगा तो जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल, तो इसका मतलब ये वाला भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो ये तुम्हें यहाँ पर दिख गया कि ये वाला हमारा एंगल है 2 थीटा और ये वाला एंगल है थीटा। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये चीज पता है तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, आसानी से हम इसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये छोटा सा ट्राइंगल लेते हैं हम। छोटा सा कौन सा ट्राइंगल? तो ये एम एन एफ, ये वाला ट्राइंगल मैंने लिया है। एम एन एफ में ये वाला एंगल है 2 थीटा, तो यहाँ पर एम एन अपॉन में एन एफ ये कितना हो जाएगा? तो ध्यान दो जरा, ये एम एन क्या है? परपेंडिकुलर, और ये एन एफ क्या है? बेस। तो हमने पढ़ा है कि इन ट्राइंगल एम एन एफ, जो ये हमारा ट्राइंगल एम एन एफ लिया है छोटा वाला, इसमें एम एन अपॉन में एफ एन या एन एफ कुछ भी बोल सकते हो। तो एम एन अपॉन में एन एफ क्या है? ये
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन। टेन थीटा, थीटा कितना ले रहे हैं यहाँ पे? 2 थीटा, तो ये आ जाएगा टेन 2 थीटा। ठीक है। अब मैंने कहा था जितने भी हम लेंसेज या मिरर की बात करते हैं तो वहाँ पे एंगल काफी स्मॉल होते हैं। एंगल स्मॉल है तो टेन 2 थीटा को क्या ले सकते हो? तो अभी हमने पढ़ा था कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा, अगर एंगल स्मॉल होते हैं। उसी तरह से टेन थीटा को भी क्या ले सकते हैं? तो टेन थीटा को भी हम लिख सकते हैं टेन थीटा को लिख सकते हैं हम थीटा। ठीक है। तो इसीलिए इस टेन टू थीटा की जगह लिख दिया हमने क्या? 2 थीटा। ओके। तो इसको ना हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है। ठीक है, कि एम एन अपॉन में एफ एन इक्वल टू 2 थीटा आ गया। ठीक है, एज एंगल इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। बड़े वाले ट्राइंगल में देखो ध्यान से, बड़े वाले ट्राइंगल में हमारे पास क्या है? ये एम एन सी। ठीक है, एम एन सी में यहाँ पर अगर देखोगे तो फिर से ये परपेंडिकुलर और ये क्या बनेगा हमारा? बेस। तो एम एन अपॉन में सी एन। ठीक है, एम एन अपॉन में सी एन, फिर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो क्या देगा? वो भी 10 देगा। तो 10 कितना? एम एन अपॉन एफ एन क्यों ले रहे हैं? हम हाइपोटेन्यूज भी तो ले सकते थे हाँ ना, एम बिल्कुल। एफ भी तो ले सकते थे। हाँ बिल्कुल सही। हम हाइपोटेनस भी तो ले सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस से हमें ना वो चीजें नहीं मिलेंगी जो हमें रिक्वायर्ड है रिलेशन के लिए। हमें क्या चाहिए? हमें तो एफ चाहिए, है ना, हमें तो फोकल लेंथ चाहिए, हमें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, जिसके लिए कंपलसरी है कि हमें ये डिस्टेंस उठाने पड़ेंगे। इसीलिए हम जानबूझ करके बेस को उठा रहे हैं, एफ एन को, है ना। हमें हाइपोटेनस से कोई चीज मिलने वाली नहीं है, ना तो हमें एफ मिलेगा ना ही हमें आर मिलेगा। इसीलिए हम हाइपोटेनस को यहाँ पे नहीं उठा रहे हैं। ओके। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि यहाँ परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर ना दोनों ट्राइंगल में एक तो कॉमन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कैंसिल वैंसिल हो सकता है। तो इसीलिए हमने परपेंडिकुलर एम एन उठाया। और बेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेस से हमें ना ये डिस्टेंस मिलेंगे, एफ मिलेगा और हमें आर मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को ही उठा रहे हैं। ठीक है, आया समझ? हाँ भैया। अब देखो ध्यान से, तो बड़े वाले ट्राइंगल में अगर आते हैं तो एम एन सी में ये फिर से एम एन अपॉन में सी एन ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एम एन अपॉन में सी एन लिखा, वो क्या देगा? टेन थीटा। टेन थीटा फिर से एंगल स्मॉल है, तो टेन थीटा को क्या ले सकते हो? सिर्फ थीटा ले सकते हैं। अब ये हमारा बन गया दूसरा रिलेशन। अब अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? एम एन अपॉन में सी एन है, और यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू इतना है। तो मैं इस थीटा की जगह पर जो हमारा ये वाला थीटा है, इसकी जगह पे मैं थीटा की यही वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं? थीटा की जो ये वाली वैल्यू है एम एन अपॉन सी एन, हम इसकी जगह पुट करें। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को हम आपस में सॉल्व करेंगे। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी थीटा की जो ये वैल्यू आई है हम पे, इसको हम फर्स्ट में पुट करने वाले हैं। तो वही हमने करा है, पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन फर्स्ट में क्या आ जाएगा? फिर एम एन अपॉन में एफ एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा। थीटा की जगह क्या रख दिया हमने? एम एन अपॉन में सी एन को उठा के रख दिया। अब देख सकते हो ये एम एन से एम एन हो जाएगा कैंसिल। एम एन से एम एन को मैंने कैंसिल कर दिया, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 1 अपॉन एफ एन इज इक्वल टू 2 अपॉन में सी एन। ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये हमारे पास एफ एन और ये सी एन है ना। अब ध्यान देना, ये एफ से लेकर के एन तक का कौन सा डिस्टेंस है? तो आंसर है कोई सा भी डिस्टेंस नहीं है। मतलब हम जितने भी डिस्टेंस लेते हैं वो तो पोल से ही लेते हैं ना। तो ये जो एन है ना, ये इतना ज्यादा क्लोज होता है पी के कि हम एन और पी को एक ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा लेंस और मिरर जब भी आएंगे तो ये बहुत डिस्टेंस कम होते हैं उनके कंपेरिजन में। तो ये भी एजम्पशन मानते हैं कि जो ये परपेंडिकुलर माना है हमने, ये परपेंडिकुलर जो होता है वो पी के इतना ज्यादा क्लोज होता है कि हम एन और पी को एक ही मान सकते हैं, यानी ओवरलैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही करने वाले हम कि हम एन को पी से रिप्लेस करेंगे। एज एन इज वेरी क्लोज टू पी, सो वी कैन रिप्लेस एन विद पी, यानी हम एन को पी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पर जहां भी ये एफ एन सी एन लिखे थे, तो एन को बस पी से रिप्लेस कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? एफ पी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? सी पी। तो यहाँ पर बनेगा क्या? 1 अपॉन में एफ पी इज इक्वल टू 2 अपॉन में सी पी, ये बन जाएगा। ठीक है। अब इसको ना यहाँ पे देखो हम पलट सकते हैं। अगर इसको पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एफ पी ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ पी इज इक्वल टू सी पी अपॉन में 2। अब ये एफ पी डिस्टेंस कितना है ये देखो जरा। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, एफ पी, एफ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस क्या मानते हैं हम? बताओ जरा क्या होता है एफ से पी तक का डिस्टेंस?
सो F से लेकर के P जितने भी डिस्टेंस लेते हैं वो सब पोल से ही मेजर करना है, ये ध्यान रखना, मैंने बताया था बेसिक जो हमने पढ़ा था। तो इसीलिए हमने F से लेकर के P तक के डिस्टेंस को बोला था F, स्मॉल f। स्मॉल f क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ। इसका मतलब जहाँ पे FP है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? F, स्मॉल f लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस FP की जगह क्या लिख दोगे? स्मॉल f लिख सकते हैं, दैट इज फोकल लेंथ। तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू CP की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? तो देखो जरा यहाँ पर CP, C से लेकर के P तक का डिस्टेंस कितना है? तो C से लेकर के P तक का डिस्टेंस क्या है हमारे पास? वो है R। तो CP की जगह क्या ले सकते हो? CP की जगह हम लिख सकते हैं R। तो यहाँ पर CP की जगह हम लिख देंगे R, और अपॉन में क्या चल रहा है? 2। तो ये बना R अपॉन में 2। तो देखो ध्यान से, हमें जो रिलेशन चाहिए था वो यही तो चाहिए था, क्या? F इज इक्वल टू R अपॉन में 2। हाँ, R अपॉन में 2, R अपॉन का 2, ये बन गया। और हमें यही रिलेशन चाहिए था। चाहो तो 2 को इधर भेज दोगे तो R इज इक्वल टू 2F भी लिख सकते हो। R इज इक्वल टू 2F, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है किसका? फोकल लेंथ। ठीक है, या कह लो फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हमने, F इज इक्वल टू R बाय 2। तो ये सिंपल सा हमारे पास डेरिवेशन है, कैसे आया? तो ये हमने इसे करा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आगे समझ? हाँ भैया। ठीक है, चलो। तो ये रिलेशन हमने कर लिया R और F के बीच में। अब यहाँ पर अगला जो हमारे पास है वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान है किसी को? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। माइनस या प्लस? प्लस प्लस। हाँ, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ये था हमारे पास मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में वहां पे। ठीक है, लेकिन कैसे आया था ये, तो उसकी डेरिवेशन अब हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो जिसमें u क्या होता है? u को क्या बोलते हैं? u का क्या नाम था बताओ? u हमारा क्या था आर्यन? सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ, u को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v को? v को क्या बोलते थे हम? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। एंड f इज दी फोकल लेंथ। f को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये वाला जो रिलेशन है इसको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, कैसे आया? तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज और, हम फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए क्या लेते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये थोड़ा समझ लो। फोकल लेंथ अगर हम बात करते हैं कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए तो वो होता है कैसा? नेगेटिव का। और फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स के लिए वो कैसा होता है हमारे पास? पॉजिटिव का। ठीक है, पॉजिटिव का। तो ये ध्यान रखना, फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए माइनस का लेते हैं और कॉन्वेक्स के लिए कैसे लेते हैं? प्लस का। ओके, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब क्वेश्चन आता है क्यों लेते हैं इसको नेगेटिव का, क्यों आता है पॉजिटिव का? तो ये मैं लेंस मेकर फॉर्मूला भी कराऊंगा, तो वहां पर और डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये ध्यान रखो कि कॉनकेव के लिए क्या लेते हैं? फोकल लेंथ नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है ये वाला। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1 मीटर देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। चलो इसको निकालो जरा, कैसे निकालेंगे, कैसे होगा ये? इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या दे दिया उसने हमें? हमें उसने दे रखा है r की वैल्यू कितनी है? वो 1 मीटर है। ओके,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ सिंपल से रिलेशन अभी बताया था मैंने, क्या होता है? फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? हाफ होता है। तो सिंपल है, r/2 कर देंगे और हमें r कितना दे रखा है? 1 मीटर। तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 मीटर। तो ये हमारा 0.5 मीटर आ गया। लेकिन अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.5 इंटू में 100। जनरली हम ना फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में शो करते हैं, गिवन रहता है कई बार, तो इसीलिए सेंटीमीटर में जनरली दिखाते हैं। बट अगर तुम ऐसा यूनिट मीटर में रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरली क्योंकि सेंटीमीटर में शो करते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनका फोकल लेंथ छोटे होते हैं काफी, इसीलिए सेंटीमीटर में शो करा जाता है। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा है, 50 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ होगा, ठीक है, या फिर 0.5 मीटर। तो ये आसान से क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स वगैरह में कभी आ जाते हैं, पूछ लेते हैं। तो ध्यान दो, ये था हमारे पास क्या? फोकल लेंथ। और यहाँ पे हम किस लेंस की बात कर रहे थे? यहाँ पे हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे थे, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो फाइनली इसमें तुम्हें माइनस साइन भी लगाना है, यहाँ पर नहीं लगा रखा इसने, तो ये लगाना तुम्हें। तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ यहाँ पे माइनस का 50 सेंटीमीटर या माइनस का 0.5 मीटर, ये लिखा जाएगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं भैया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये वाला मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। मिरर फॉर्मूले में प्लस आता है, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें आता है माइनस, ठीक है। तो फिलहाल मिरर फॉर्मूला को हम डिराइव करने वाले हैं। अब डिराइव कैसे करेंगे? फिर से हमने यहाँ पर लिया है कौन सा लेंस? तो ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर। लेंस ना क्या मिरर बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हमारा कौन सा मिरर है? ये हमारा मिरर है कॉनकेव मिरर, ठीक है। हमने इसको इस साइड से पेंट कर रखा है। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, उससे पीछे की तरफ हमने लिया है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की हमने हाइट भी ले रखी है, ठीक है। हाइट क्या होगी इसकी? h, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ए बी अगर गिवन है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर होगा ये? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे शो करते हैं हम शो करते हैं u से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा u, ठीक है। देखो ध्यान से, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर जो गिराते हैं ना, उसको हम n से दिखाया करते थे, लेकिन मैं अब की ओर दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उस स्टेप को हम हटा देंगे। क्योंकि हम जो ये परपेंडिकुलर गिराते हैं तो n और p को बाद में रिप्लेस कर देते हैं। तो वो समझ गए, मैंने पहले डेरिवेशन में बता दिया तुम्हें, क्योंकि वो डिस्टेंस काफी क्लोज होता है तो हम n को p से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे अब की बार हम n ना शो करके डायरेक्ट इसको p ही शो करेंगे, क्योंकि हमने पहले से सोच लिया कि वो हम रिप्लेस करने वाला स्टेप गायब कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे p ही लिख रखा है, n नहीं लिखा है। तो देखो ध्यान से, इसमें इमेज कैसे फॉर्म कर रहे हैं? तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है ए बी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे हम? u, हम p से ही ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है? u, ठीक है। एक बस इसको लगा दूं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या लिया है? u। अच्छा,
अब क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज हमें बनानी है, तो इमेज कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से हम एक रे पास करेंगे पैरेलल रे, और पैरेलल रे कहाँ पे मीट करती है बताओ? पैरेलल रे कहाँ मीट करती है? तो ये जाएगी फोकस से, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैरेलल रे जाएगी और टकराने के बाद इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। तो ये हमने फोकस से पास करा, ठीक है। तो ये एक रे हमने ड्रॉ करा, दूसरी रे कहाँ से हम पास करेंगे? सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हमने पढ़ा था दूसरी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, इस तरह से वो गई, और इस तरह से अगर वो गई तो क्या होगा? टकराने के बाद उसी पाथ को फॉलो करेगी, यानी उसी पॉइंट से आगे। हाँ, तो जहां पर भी ये दो रेस आपस में कट कर रही है वहां पे बनता है इमेज। तो ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये जो बना है ये बना हमारा इमेज। अब ये इमेज का नाम कैसे देंगे? तो उसका जो हेड है, हेड हमने ए से नाम दिया था, है ना। और ये इसका जो बॉटम पार्ट है ए बी बोला हमने, तो यहाँ पे क्या नाम देंगे हम? ए डैश बी डैश। तो ध्यान रखना जरा, इसी हिसाब से इसको नाम देना। ऊपर वाला हमारा ए था तो इसको हमने नाम दिया ए डैश, और नीचे वाले क्या हो जाएगा? बी डैश। ओके, तो ये हमारा इमेज बना है। ओके, अब यहाँ पर ये हमने एम से परपेंडिकुलर गिराया, और उस परपेंडिकुलर का नाम हम एन देने की बजाय अब की बार पी ही रख रहे हैं। पी इज द पोल हमने, क्योंकि बाद में एन और पी को क्या कहते हैं, क्लोज करके रिप्लेस करना होता है, तो डायरेक्टली अब की बार हमने एन की जगह पी ही लिख दिया, ठीक है, ताकि वो एक स्टेप गायब हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर हमें किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए? तो हमें चाहिए रिलेशन यू के बीच में, v के बीच में और f के बीच में, क्योंकि मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन u, v and f, where u is the object distance, v is the image distance and f is the focal length। तो यहाँ पर किस किस ट्राइंगल से हमें u, v और f मिलेंगे, हम उनको उठाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो हमने पढ़ा है, सिमिलर हम करते हैं ट्राइंगल्स को, उसको यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे? तो देखो ध्यान से, ये डायग्राम समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? ठीक है, कि हमने एक पैरेलल रे पास करा, पैरेलल रे कहाँ जाएगा? यहाँ पे फोकस से होके जाएगा, और सी से पास करेंगे तो सी से ही वापस लौटेगा। तो यहाँ पे इमेज बन गया हमारे पास। सिंपल सा है, इसमें कोई क्या कहते हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंसेस वगैरह को थोड़ा लिख लेते हैं। ये हमारा जो इमेज है, इमेज से लेकर के जो हमारा पोल तक का डिस्टेंस होता है उसको किससे दिखा देते हैं हम? u से। तो ये हो जाएगा हमारा u डिस्टेंस। और ये क्या? ये फोकस है। अब फोकस से लेकर के यहाँ पोल तक के डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं हम? f से। तो हमें u, v, f तीनों के बारे में मालूम चल गया, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी c जो है हमारे पास, वहां से लेकर के p तक का डिस्टेंस क्या लेते थे हम यहाँ पर? r से। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था तो इसको r से। तो ये सारे डिस्टेंस पता है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर कौन कौन से दो हमें ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं? सिमिलर क्या होता है? कुछ मतलब एक जैसे यहाँ पे है ना, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, ये तो हमें पता है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? बिल्कुल डिक्टो सेम होना चाहिए। लेकिन सिमिलर में क्या होता है? वो छोटा बड़े भी हो सकते हैं, बट एंगल सेम रहने चाहिए। तो यहाँ पर कौन से हमें सिमिलर ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, बता सकते हो, जिनसे हमें u, v, f ये मिलते हों? तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ABC, एक ये ट्राइंगल दिख रहा है। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? ये छोटे वाला, कौन सा? A डैश B डैश C, ये छोटा सा ट्राइंगल। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, बताओ क्यों? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्या? हाँ, कैसे सिमिलर है? क्या क्या चीजें सिमिलर है इनमें? देखो, ये एंगल कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का हुआ। एक तो बीच हाँ वाला एंगल भी वो है, हाँ, ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट। बिल्कुल। ये एक तो ये 90 का है, यहाँ पर B पर एंगल 90 बन रहा है, B डैश पे एंगल 90 बन रहा है। दूसरा एक ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों? इन एंगल को क्या बोलते हैं हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट। हाँ, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है। तो दो एंगल अगर बराबर हो तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, मतलब ये वाला तो वैसे इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ हाँ, पर इस ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल जो होते हैं वो इक्वल हो गए, है ना।
यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और ये वाला तो वैसे इक्वल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है A डैश B डैश C के। अगर ये सिमिलर है तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि सिमिलर होने पर इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं उनका रेशियो सेम रहता है ना। तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल ABC सिमिलर टू द ट्राइंगल क्या लिखा है, A डैश B डैश C, ठीक है। यानी ये बड़े वाले जो ट्राइंगल ABC वो सिमिलर है A डैश B डैश C के, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा, मतलब AB अपॉन में A डैश B डैश। यहाँ इससे देख सकते हो AB अपॉन में A डैश B डैश, तो AB अपॉन में A डैश B डैश किसके इक्वल हो जाएगा, तो AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल हो जाएगा BC और B डैश C के। कौन सा, ये BC और B डैश C के। मतलब हमने किस किस ट्राइंगल को लिया है, एक तो यह साइड को लिया है, ये एक AB वाले साइड को लिया है, और A डैश B डैश साइड को लिया हमने, ठीक है। फिर हमने क्या लिया है, BC, और एक लिया CD। हम हाइपोटेनस वाला पार्ट भी ले सकते हैं इक्वल में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि उससे हमें कोई मिलेगा नहीं चीज, तो इसीलिए हमने परपेंडिकुलर और बेस को ही रेफर करा है, ठीक है। तो चाहो तो तुम ऐसा भी ले सकते हो, इक्वल टू में AC इज इक्वल टू A डैश C, बट उसकी नीड नहीं है, जरूरत नहीं है हमें, तो इसीलिए हमने उसको लिखा नहीं है, ओके। अब यहाँ पर AB अपॉन में A डैश B डैश इज इक्वल टू आगे BC अपॉन में B डैश C, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम हमने दे दिया, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल जो सिमिलर है। कौन सा दूसरा ट्राइंगल सिमिलर है इसमें बताओ। तो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा होगा MPF, और कौन सा ट्राइंगल है A डैश B डैश F। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बताओ कैसे, कैसे सिमिलर है ये दोनों ट्राइंगल। कौन सा वाला भैया? हाँ ये वाला और ये वाला, ये भी सेम वही लग जाएगा हाँ ये उसमें। 90 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री का हो जाएगा, हाँ, और ये रहेंगे 90 ट्राइंगल, और वर्टिकली ऑपोजिट, और तीसरा वाला ऑटोमेटिकली 180 से इक्वल हो माइनस जाएगा, करके। बिल्कुल। तो यहाँ पे MPF इज सिमिलर टू द ट्राइंगल A डैश B डैश F। अगर सिमिलर है तो फिर से किसका रेशियो, MP अपॉन में A डैश B डैश ले लेंगे, और PF और अपॉन में B डैश F ये ले लेंगे। तो वही हमने करा है, MP अपॉन में A डैश B डैश, और PF, P से लेकर के F तक का डिस्टेंस, तो PF और यहाँ पर B डैश F, तो ये हमने लिया PF अपॉन में B डैश F, ओके। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी। नहीं भैया। अब देखो ध्यान समझना, ये जो हमारा MP है, ये वाला साइड, ये तो एग्जैक्टली इक्वल है AB के। ये कैसे, क्योंकि हमने कहा था ना ये तो पैरेलल रे है। अगर पैरेलल रे है तो ये जो डिस्टेंस होगा, मतलब हाइट जो होगी, वो बिल्कुल इक्वल होगा इस ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं MP इज इक्वल टू AB। तो यहाँ पर MP इज इक्वल टू AB कर दो, तो जहां पर MP है, जहां पर MP है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो वही हमने करा है कि MP की जगह पे हमने AB लिख दिया, तो AB अपॉन में A डैश B डैश, ये आ जाएगा यहाँ पर MP अपॉन में A डैश B डैश, ये रहा। मैं लास्ट के 2 स्टेप जो अभी बताया वो वापस बता देना। हमने MP को किससे रिप्लेस कर दिया है, AB से रिप्लेस कर दिया, ये समझ आया। तो ये जो हमारा MP है ना, जितना सिमिलर आया वो वाला। क्योंकि वो इक्वल है, सिमिलर नहीं इक्वल है। कैसे इक्वल है, तो देखो ध्यान से डायग्राम में, यहाँ पे ये कौन सी रे है, पैरेलल रे है ना। तो ये जितनी हाइट होगी उतनी हाइट तो इसकी भी है ना, ये वाला। हाँ। तो इसीलिए हमने बोला कि MP कैन बी रिप्लेस विद AB। हम MP को क्या करेंगे, AB से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही हमने MP की जगह ठीक। पे क्या रख दिया, AB रख दिया। तो इस MP की जगह पे हमने AB डाल दिया, और नीचे वाला सेम ये रहेगा। भी रख दिया। हाँ A डैश B डैश सेम रहेगा, इक्वल टू PF अपॉन में B डैश F। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखो, इसमें जो हमारे पास लेफ्ट साइड में है ना, या लेफ्ट में जो है, और यहाँ पर जो लेफ्ट में है, ठीक है, वो दोनों तो इक्वल हो गए, ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो ये वाले भी दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वही हमने करा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इसको और इसको हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया कि BC अपॉन में B डैश C इज इक्वल टू PF अपॉन में B डैश F। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हम पे वैल्यूज आई हैं, है ना, इसको हम UVF के टर्म में लिखने वाले हैं। तो
अब ये जो हमारा बी सी डिस्टेंस है ना, बी डैश सी है, पी एफ है, बी डैश एफ है, इन सभी को हम डिस्टेंस के टर्म में लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर समझो जरा ध्यान से, ये जो हमारा बी सी डिस्टेंस है, बी सी कहाँ पर है ये, तो ये बी सी है। जितने भी डिस्टेंस लेने हैं उन सभी को हमें पी से ही लेना है, क्योंकि हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं पी से मेजर करते हैं। तो इस बी सी को तुम पी के रेफरेंस में कैसे लिख सकते हो, तो ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो हमारा बी सी डिस्टेंस है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं बी सी डिस्टेंस को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बीपी, ये बीपी माइनस में सीपी, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बीपी जो डिस्टेंस है इसको हम बीपी माइनस में सीपी ये लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मान लिया यहाँ बी से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, और सी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, तो ये छोटा सा डिस्टेंस कितना आएगा, वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कैसे निकाला हमने, तो इस बड़े डिस्टेंस में से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस कर, तो वही चीज मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हमें बी सी डिस्टेंस चाहिए तो उसको क्या लिखा जा सकता है, बी पी माइनस में सी पी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इस बी सी की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, बी पी माइनस में सी पी। यहाँ तक ये चीज क्लियर हुआ जो मैंने अभी बताया, हाँ भैया। ठीक है। तो इस बी सी की जगह क्या लिखोगे, बीपी माइनस सी पी, तो वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं। देखो इस बी सी की जगह पे क्या लिखा हमने, यहाँ पर बीपी, ये पी होगा यहाँ पर, ये हमारा पी है, बीपी माइनस का सीपी, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, बी डैश सी को देखो ध्यान से, बी डैश सी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, हमने बी सी को क्या लिखा था, बीपी माइनस सीपी, बीपी माइनस सीपी। अब बी डैश सी को देखो जरा ध्यान से, बी डैश सी, बी डैश सी कहाँ पर है बताओ, बी डैश सी ये छोटा सा जो हमारे पास डिस्टेंस है, बी डैश सी को क्या लिख सकते हो बताओ, पी के रेफरेंस में बता सकते हो क्या आएगा, ये बी डैश सी या सी बी डैश बोल सकते हो, ये वाला डिस्टेंस छोटा क्या लिख सकते हो उसको, बताओ प्रीति, सी बी डैश इसको कैसे लिखोगे, सी बी डैश, समझ आ रहा है यहाँ पे। तो सी पी, ये देखिए ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास सी पी माइनस का बी डैश पी बोल सकते हैं क्या इसको, अगर मान लो सी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसमें से अगर मैं बी डैश पी घटा देता हूँ तो सी बी डैश ही तो मिलेगा, तो सी बी डैश को क्या लिखा जा सकता है, सी पी माइनस बी डैश पी। समझ आया ये चीज जो मैंने बताया अभी, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, सी बी डैश को सी पी माइनस बी डैश पी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, मानसी, प्रीति, आर्यन, देखो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सर जी इस पॉइंट को एक बार और समझाइए। दोबारा देखो, समझो इस चीज को, हमें क्या चाहिए, हमें ना ये डिस्टेंस चाहिए, ये सी बी डैश। अब सी बी डैश कैसे मिलेगा, पी के रेफरेंस में सारा डिस्टेंस हमें निकालना है, तो यहाँ पर सी बी डैश डिस्टेंस कैसे मिल सकता है, तो सी बी डैश के लिए हम क्या करेंगे, सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है ना, इसमें से इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, सी पी माइनस में बी डैश सी, तो कौन सा डिस्टेंस आएगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, सी बी डैश इज इक्वल टू किस डिस्टेंस के आएगा, तो सी पी माइनस में बी डैश पी। आया समझ, या आया चीज क्लियर हुआ, हाँ भैया। मानसी, प्रीति, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पे सी बी डैश है वहां पे हम लिखेंगे सी पी माइनस का बी डैश पी, तो लिखते हैं जरा, यहाँ पर देखो ये रहा सी पी माइनस में बी डैश पी, ठीक है। और ये हमने बी सी और बी डैश सी की जगह लिख दिया। अब पी एफ देखो, पी एफ
अब पी एफ तो पी से ही लिया गया डिस्टेंस है, देखो जरा पी से ही लिया गया डिस्टेंस है पी एफ, तो इसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये यानी कि करेक्ट है। पी से डिस्टेंस चाहिए था ना, तो ये पी एफ तो वैसे ही है, तो पी एफ का पी एफ वैसे ही पड़ा रहेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए इस पी एफ को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, हमने पी एफ ही वैसे लिख रखा है। और बी डैश एफ, बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, तो ये हमने अभी लिखा था, बी डैश एफ कहाँ है, ये वाला बी डैश एफ, इसको कैसे लिखोगे बताओ जरा, बी डैश एफ, ये छोटा सा जो हमारे पास है, इसे बताओ कैसे लिखोगे, बी डैश एफ, ये वाला साइड है, मानसी बताओ कैसे लिखोगे, बी डैश एफ, पी के रेफरेंस में लिखना है, बी डैश पी माइनस पी एफ। हाँ बिल्कुल वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी डैश एफ इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस में पी एफ, ठीक है, सिंपल है, इजी है। तो बस इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो बी डैश पी माइनस का पी एफ, तो बी डैश पी माइनस का पी एफ या एफ पी, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो सारे डिस्टेंस जितने भी वो पी से अब ले चुके हैं, अब इनकी वैल्यूज को पुट करने वाले हैं, कैसे, तो बताओ बीपी, बीपी है कौन सा डिस्टेंस, तो ध्यान से देखना जरा, बीपी, बी से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या था, बीपी क्या है इसमें, कौन सा डिस्टेंस है, बताओ बीपी क्या है, यू है, वी है, एफ है, आर है, क्या है, यू है, यू है। यू है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी से लेके पी तक का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू, है ना, बीपी इज इक्वल टू यू, लेकिन प्लस का यू की माइनस का यू, प्लस का। नहीं नहीं नहीं, कल मैंने बताया था कार्टेशियन रूल याद करो जरा, पोल के लेफ्ट वाले जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सारे किस में होंगे, नेगेटिव में। तो बी से लेके पी तक का डिस्टेंस हमारा यू है, लेकिन प्लस का यू की माइनस का यू, माइनस का। माइनस का, क्योंकि पी से लेफ्ट में बन रहा है ना, तो इसीलिए जितने भी पी से लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस है वो सब क्या लेंगे, माइनस है, तो ये आएगा माइनस का यू। तो इसका मतलब बीपी की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, माइनस का यू, तो हमने इस बीपी की जगह क्या रख दिया, माइनस का यू, ओके। और सीपी डिस्टेंस बताओ क्या है, सीपी, सी से लेके पी तक का, तो देखो सी और ये पी, तो सीपी डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं यहाँ पे, आर, याद होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या लेते हैं, आर, तो सीपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर, तो सीपी की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं यहाँ पर, आर, लेकिन प्लस का आर की माइनस का आर, ये बताओ, सीपी जो है ये यहाँ माइनस का। माइनस का, क्योंकि ये भी लेफ्ट में ही यहाँ पे है ना, तो ये भी आएगा माइनस का आर। अगर सीपी की जगह माइनस का आर हो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस का आर आ गया, सेम वही चीज इस सीपी, ये भी तो सीपी है, सीपी की जगह क्या रखेंगे, फिर से माइनस का आर रख देंगे, तो इस सीपी की जगह भी क्या रख दिया मैंने, माइनस का आर। अब बी डैश पी बताओ क्या है, बी डैश पी, तो इसको जरा ध्यान देना, बी डैश पी कहाँ पर है ये, बी डैश पी, तो कौन सा डिस्टेंस है ये बताओ, बी डैश पी, बी डैश पी, बताओ कौन सा डिस्टेंस है, वी। v, क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस है, तो ये बन जाएगा हमारा v, ओके। तो हमने b डैश p की जगह लिखा v, लेकिन प्लस का v कि माइनस का v, माइनस का होगा। माइनस, क्योंकि ये भी लेफ्ट में है ये हमारे पास p से, तो इसीलिए वो आएगा माइनस का v, तो वो हमने लिखा माइनस का v यहाँ पे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का v। सेम यहाँ पे pf, pf क्या है, तो pf बताओ जरा इसमें क्या है, कौन सा डिस्टेंस है pf, p और ये f, ये कौन फोकल लेंथ। हाँ फोकल लेंथ है f, तो पॉजिटिव का f या नेगेटिव का f, नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि ये भी लेफ्ट में, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया माइनस का f, तो यहाँ पे pf की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, माइनस का f, तो ये हमारे पास है माइनस का f, ओके। b डैश p, b डैश p पहले हम लिख चुके हैं, b डैश p कितना हमारा माइनस का v आया था, तो इस b डैश p की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का v। और pf भी हमारा कितना आया था, f आया था, तो ये हमने लिखा है माइनस का f आएगा, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, अभी सारी वैल्यूज पुट कर दिए, तो
यहाँ पर क्या करना, टर्म्स को अरेंज करना है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? ये जो वैल्यूज हमने बस पुट करी उठा करके, जो डिस्टेंस थे वही, ठीक है। जितने भी सारे, ऑलमोस्ट सारे हमारे पास डिस्टेंस क्या थे, लेफ्ट में थे, तो नेगेटिव आएगा सबके साथ, ठीक है। अब करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये पूरा जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ पर देखो जरा क्या वैल्यू मिलने वाली हमें। माइनस यू को माइनस वी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का यू वी आ जाएगा, है ना। और फिर माइनस वी को एफ के साथ करेंगे तो माइनस का यू एफ आएगा। फिर प्लस आर को माइनस वी के साथ तो माइनस का वी आर को एफ से तो एफ आर आएगा, माइनस एफ को माइनस आर से तो प्लस का एफ आर, माइनस एफ को वी से तो माइनस का वी एफ। सिंपल है। अब ये जो हमारे पास एफ आर है, इधर भी एफ आर दिख रहा है, तो ये एफ आर से एफ आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये एफ आर को हमने एफ आर से कैंसिल कर दिया, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पर दिख रहा होगा क्या क्या है, यू वी है माइनस का, यू एफ है माइनस का, वी आर है, वी आर है ना। अब ये जो हमारा आर है, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें रिलेशन में आर तो नहीं चाहिए, है ना। अब आर हमें नहीं चाहिए तो आर को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। हम आर और एफ के बीच में कोई रिलेशन जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था क्या, कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2f। तो जहां पे भी आर लिखा हुआ होगा वहां पे क्या रख देंगे हम, 2f रख देंगे, क्योंकि हमें रिलेशन यू वी और एफ के बीच में चाहिए, आर तो चाहिए नहीं हमें। तो इसीलिए हम आर को हटा रहे हैं यहाँ से। कैसे हटा रहे हैं, तो आर की वैल्यू रख के, आर इज इक्वल टू 2f। तो इस आर की जगह पे मैंने क्या करा है, 2f रख दिया, और इनटू में b था तो b भी रह जाएगा। तो ये क्या हमारा vf या वी एफ वी, यही तो बना। इसको उठा के इधर भेज दो एक तरफ, यानी इसको उठाया इधर लेके आ गया, तो ये प्लस का 2 वी एफ और यहाँ माइनस का वी एफ, तो 2 वी एफ में से एक वी एफ घट जाएगा तो क्या बनेगा, वी एफ, ये बच जाएगा हमारे पास। तो ये मैंने रख दिया है। ये माइनस का जो यू एफ है इसको भी उठा के इधर लेके आ गए, क्योंकि नेगेटिव था इधर, मैंने पॉजिटिव का बना दिया, ठीक है। तो इसको उठा के इधर लेके आ गए, तो ये बना है यू वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस में यू एफ। अब हमें रिलेशन तो अपॉन में कुछ करके चाहिए था, है ना। वो कैसे मिलेगा, जब हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे किससे, यू वी एफ से। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन तीनों को यू वी एफ से डिवाइड करेंगे। अब यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान देना, अगर ये यू वी एफ से डिवाइड होंगे तो यहाँ पे टर्म्स कटेंगे। अब कौन से टर्म्स कटेंगे बताओ जरा। यहाँ पे हमने लिख रखा है डिवाइडिंग बोथ से, तो डिवाइड करेंगे आगे। तो देखो u से u जाएगा, v से v चला जाएगा, यहाँ v से v चला जाएगा, ये f से f चला जाएगा, u से u गया, है ना, और f से f गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे बताओ, 1 में f, ये बचा 1 में f इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 1 में u, 1 में u प्लस इधर क्या बचा हम पे 1 में v, तो 1 में v। तो यही तो है हमारे पास मिरर फॉर्मूला, और ये आ गया। तो फाइनली हमने मिरर फॉर्मूला निकाल लिया। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यूवीएफ, हमने डिवाइड करा, टर्म्स काटे, और ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो कई बार ये आ जाते हैं 3 नंबर में पूछ लेते हैं, अगर 3 नंबर में आएगा तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी आएगा, ओके। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है किसका, मिरर फॉर्मूले का। अब मिरर फॉर्मूले के बेस पर हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, ठीक है। समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को भी, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, नहीं भैया। ठीक है। चलो तो ये वाला एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो कैसे होगा। If the object is placed at 25 centimeter from a concave mirror, क्या बोला इसने कि एक ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया किससे, कॉन्केव मिरर से। तो ये 25 सेंटीमीटर क्या है बताओ, ये क्या चीज है 25 सेंटीमीटर, u है, v है, u की वैल्यू, u की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें U है। उसने u की वैल्यू दे रखी है, u कितना है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, लेकिन तो ये इसमें जैसे 25 दे रखा है तो ये माइनस में होगा ना। माइनस में होगा, बिल्कुल। यानी जितने भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं वो बाय डिफॉल्ट किधर लेते हैं, लेफ्ट में ही लेते हैं। और मैंने कहा जितने भी लेफ्ट में डिस्टेंस होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव के होंगे। तो ये जो हम 25 सेंटीमीटर लेंगे वो कैसे लेंगे, वो लेंगे नेगेटिव का, माइनस का। तो ध्यान रखना
इसने बोल रखा है ना ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव में, तो बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड में ये रहना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है उस मिरर के, ठीक है, या उस लेंस के। तो इसीलिए यहाँ पे u कैसे लेंगे माइनस का 25 सेंटीमीटर। जब तक कि वो ये ना कहे कि हमारा ऑब्जेक्ट राइट साइड में रखा गया है लेंस या मिरर के, तब तक तुम्हें लेफ्ट में ही मानना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे u हम क्या लेंगे, u लेंगे माइनस का 25 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर एंड दी फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा मिरर है, ये तो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं, बताओ। कॉनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव में, तो इसीलिए ये आएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। देखो वो पेपर में तुम्हें माइनस देगा भी कभी और नहीं भी देगा, अगर वो नहीं देगा तो तुम्हें मेंशन करेगा कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब उसने बोल दिया ना कॉनकेव मिरर, तो इसीलिए उसने माइनस नहीं लगाया, ठीक है। तो ये गलती मत कर देना कि कहीं पॉजिटिव का ले लो। पॉजिटिव का लेते हैं किसमें, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और कॉनकेव के लिए क्या लेते हैं, माइनस का। तो एफ इज इक्वल टू क्या लेंगे, माइनस का 15 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वो डिस्टेंस जहां पर इमेज बना हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द इमेज, तो कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल है, सीधे ये रिलेशन यूज करो, है ना। मिरर फॉर्मूला यूज करने वाले कैसे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1 में v। हमें v निकालना है 1/f, 1/f, f कितना है माइनस का 15 सेंटीमीटर, 1/u कितना है माइनस का 25 सेंटीमीटर प्लस का 1 में भी। तो इसको उठाते हैं, इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, तो देखो जरा, ये जाएगा इस साइड में, तो ये बन जाएगा हमारे पास, मैं लिख देता हूँ 1/v इज इक्वल टू, ये 1/25 इधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा ना, तो 1/25 पहले रख लेते हैं, माइनस में 1 में 15, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ जरा, 25 और 15 का, तो कैसे करते हैं यहाँ पे, 5 × 5 = 25, 5 से 15, ठीक है। तो ये 75 आ जाएगा ना, डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर 5, 15 × 5 = 75। सो 3 माइनस का 5 कितना देगा, ये देगा माइनस का 2/75। ध्यान रखना ये 1/v की वैल्यू आई है, हमें v चाहिए तो इसे पलटना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 75/2। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी अगर डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और 2 7 14, 2 5 10, यानी कि माइनस का 37.5 क्या सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में थे। तो यहाँ पर हमने v की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू कितनी आई है, v की वैल्यू आई है हम पे v इज इक्वल टू माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। बताओ जरा मुझे कि हमारा इमेज कहाँ पे बना है, लेफ्ट में बना है कि राइट में बना है, बताओ। इमेज हमारा कहाँ बना है, लेफ्ट में कि राइट में, उस मिरर के लेफ्ट में, लेफ्ट में। कैसे पता चला लेफ्ट में बना है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव से, बिल्कुल। अगर ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब लेफ्ट में ही इमेज बना है, और इमेज लेफ्ट में बना है इसका मतलब रियल बना है, ठीक है। अगर वो राइट में बनता है यानी मिरर के पीछे बनता है तो वो वर्चुअल बनता है। तो इससे हमने क्या चीज देखा कि इमेज इज रियल, ठीक है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये भी बता दिया, अगर उसके राइट में बनता है तो वो वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करते हैं। तो समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा, ये वाला घर से करना है तुम्हें, ये वाला सेकंड क्वेश्चन है, तो ये तुम्हें घर से कल करना है, ठीक है। तो इसको यहीं तक ही रखते हैं, फिर कल क्लास भैया में। मेरा नवंबर के पहले वीक में पेपर है, प्री बोर्ड। अच्छा, नवंबर के पहले वीक में। अच्छा, सेमीकंडक्टर वगैरह खत्म हो गया क्या वहाँ पे स्कूल में? स्कूल में तो सारा खत्म हो गया, बस एक चैप्टर रह रहा है, EM वेव। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, करते हैं इसको, ठीक है।